अभी ही कुछ महीने पहले मेरे पास 18 साल की एक लड़की आई, बास्केटबॉल प्लेयर, स्टेट चैंपियन। जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो तब पता चला कि मुझे उसकी ओवरी ही नहीं दिख रही। और शॉकिंगली हमको ये पता चला कि उसकी ओवरीज ये एज में ही बंद हो गई थी। यानी कि टेक्निकली 18 साल में वो लड़की मेनोपॉज में आ गई थी। मेनोपॉज जो एक फीमेल को 50-52 इयर्स पे आता है। ये केस हमें दो चीज बताता है फीमेल हेल्थ के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर युवराज जडेजा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट। इससे पहले वाले मेरी टॉक में आपने मेरी पर्सनल जर्नी सुनी, कैसे मैं एक गांव से लेके आगे पढ़ाई करके एक सुपर स्पेशलिस्ट यानी कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट बना। और अब इतने सालों के आईवीएफ स्पेशलाइजेशन की एक्सपीरियंस के बाद आज ये टॉक में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलिटी। फर्टिलिटी यानी कि हमारी खुद की रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करने की एबिलिटी। इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। दुनिया में 1950s में टोटल फर्टिलिटी रेट अराउंड 5 होती थी। यानी कि अगर एक कपल चाहे तो अपनी लाइफ टाइम में अराउंड 5 बच्चे को जन्म दे सकते थे। और ये हमने सुना भी है, हमारे दादा दादी परदादाओं के 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे होते थे। वही फर्टिलिटी रेट आज 2010 या 20 के सेंसस में 2 to 2.5 हो गई है। ये इंडिकेट करता है कि दुनिया में लास्ट 50 इयर्स में फर्टिलिटी रेट 50% कम हो गई है। अभी इसका कंक्लूजन ये होता है कि यही रेट पे हमारी फर्टिलिटी अगर आगे कम होती रही तो अगले अराउंड से 100 या 200 साल में ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या हम कभी बच्चे पैदा ही नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप मेरी मदद ले, यानी कि आईवीएफ या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करवाइए। यही नहीं, मेन का स्पर्म काउंट पिछले 30 साल में 30 to 60% कम हुआ है ओवर द वर्ल्ड। विमेन की फर्टिलिटी भी कम हो रही है। अराउंड 110 to 120 कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन देयर पॉपुलेशन, यानी कि उनका डेथ रेट उनके बर्थ रेट से ज्यादा है। ये सारी चीजें हमें एक चेतावनी देती है कि हमारी हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लोग सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि ये सोचते हैं कि फर्टिलिटी हेल्थ यानी बच्चा करना। मुझे बच्चा नहीं करना, मेरे को क्या पड़ी है। हम अपने बालों की, अपने नाखूनों की, अपने एब्स की, अपने स्किन की बहुत केयर करते हैं। बट ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे बॉडी सारी हार्मोन्स पे चलती है। और आपका स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, ब्यूटी या ओवरऑल हेल्थ भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। वो दो मेन हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। दोनों ही माइंड यू मेल्स और फीमेल्स दोनों में जरूरी है, बट उनकी मात्रा और रेशियो डिफरेंट होती है। यानी कि फीमेल्स में हमको ज्यादा ईस्ट्रोजन चाहिए, बट उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए कम मात्रा में। मेन में हमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा चाहिए, बट उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन भी चाहिए कम मात्रा में। जब भी ये रेशियो ऊपर नीचे होते हैं तो सारी बॉडी की सिस्टम गड़बड़ हो जाती है। बाल झड़ने लगते हैं, स्किन पे एक्ने होने लगते हैं, वेट बढ़ने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, पीरियड साइकिल्स ऊपर नीचे हो सकती है। और उसके साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी रखने की क्षमता या आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो ये हमेशा याद रखिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओवरऑल हेल्थ के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी आप सोचते हो सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए है। अभी ही कुछ महीने पहले मेरे पास 18 साल की एक लड़की आई, बास्केटबॉल प्लेयर, स्टेट चैंपियन। उसकी माताजी मुझे कहीं फंक्शन में मिली थी। वो उसने फंक्शन में मुझे बताया कि सर, मेरी बेटी को पीरियड्स बड़े इरेगुलर है, मुझे लगता है उसको पीसीओएस है। तो मैं कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक या कुछ ना कुछ दवाई उसको देती रहती हूँ, बट उसके पीरियड आते नहीं हैं। मैंने बोला मैडम, एक बार चेक तो करवाइए। तो वन फाइन डे
वो बास्केटबॉल प्लेयर को मेरे पास लेके आई। जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो तब पता चला कि मुझे उसकी ओवरी ही नहीं दिख रही। अभी देखिए, उनको था उसको पीसीओएस है क्योंकि उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं थे या आते नहीं थे। वेल लॉजिकली वो सही थे, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद कुछ और भी हो सकता हो। तब जाके हमने उनके टेस्ट कराए और शॉकिंगली हमको ये पता चला कि उसकी ओवरीज ये एज में ही बंद हो गई थी। यानी कि टेक्निकली 18 साल में वो लड़की मेनोपॉज में आ गई थी। मेनोपॉज जो एक फीमेल को 50-52 इयर्स पे आता है। ये केस हमें दो चीज बताता है फीमेल हेल्थ के बारे में। एक है पीसीओएस और दूसरा जो अब और भी बढ़ रहा है वो है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, जो दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। एक ही इंसान के दो अलग स्पेक्ट्रम। एक है पीसीओएस जिसमें आपकी ओवरीज बहुत ज्यादा बड़ी सूजी हुई, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल जिसे हम सिस्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे रहते हैं, उसके ईस्ट्रोजन बहुत हाई रहता है, उसका ओव्यूलेशन यानी कि हर महीने जो अंडा निकलता है वो निकलता नहीं और उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। बट जैसे कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा होना भी प्रॉब्लम है, उसके सामने वो खत्म होना भी प्रॉब्लम है। तो उसका ऑपोजिट एंड होता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, जहां पे वही ओवरी में एग्स ही नहीं बचते। नॉर्मली हर एक फीमेल को यह जानना बहुत जरूरी है कि वो जन्म लेती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्स के साथ। तो जब एक लड़की पैदा होती है, उसकी ओवरी में कुछ 3 या 4 मिलियन एग्स होते हैं। जैसे उसकी एज बढ़ती है, वो एग्स धीरे 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 कम हो जाते हैं। जैसे अराउंड 15 इयर्स उसके पास कुछ 1 मिलियन एग रहते हैं। एज शी ग्रोज अराउंड 25-30 इयर्स ओल्ड, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, कुछ लाखों बचते हैं। जब वो 35-40 की होती है, वही मिलियंस ऑफ एग 25 to 30,000 हो जाते हैं। एंड अराउंड 45 यही 100 के आसपास होते हैं। जब यही एग्स का ग्राफ जीरो हो जाता है, ये फीमेल मेनोपॉज में चली जाती है। अब प्रॉब्लम यहां पे आज ये हो रहा है कि ये जो सस्टेन्ड ग्राफ बर्थ से लेके जीरो एग तक 50 साल का था, वो कभी कभी 20 साल में बंद हो जा रहा है। किस किस फीमेल्स में वो 30 इयर्स पे हो रहा है, किसी में वो 40 इयर्स पे हो रहा है। सेम सिचुएशन है मेन की। स्पर्म्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। उसका रीजन बहुत सारे हैं। एक, आजकल डीलेट शादी का ट्रेंड है। सेकेंड, विमेन हु आर मैरिड भी ये चाहती है कि वो प्रेग्नेंट लेटर एजेस में हो। तो अभी आप ही सोचिए, जब आप 25 या 30 साल के हैं और आपके पास लाखों एग्स है, तब प्रेगनेंसी रखना ऑब्वियसली इजी है। जबकि जब आप 35 और 40 के होते हो, जब आपके पास कुछ हजारों एग्स बचते हैं, तो प्रेगनेंसी रखना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। यही सारी सिचुएशन के रीजंस बहुत सारे हैं। एक है जेनेटिक्स, यानी कि हम खुद एज ह्यूमन रेस रिप्रोडक्टिवली वीक होते जा रहे हैं या कमजोर होते जा रहे हैं, और उसका और भी इफेक्ट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, द वाटर यू ड्रिंक, द एयर यू ब्रीथ, द लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, केमिकल्स। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं अटैक किए जा रही है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट साइंस का रिसर्च हो रहा है ईडीसी पे। ईडीसी यानी एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, जैसे कि प्लास्टिक्स, थैलेट्स, केमिकल्स इन पेस्टिसाइड्स जो हमारे फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे है। ये सारे ईडीसीज, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स या हार्मोन इम्बैलेंसिंग केमिकल्स जिसे हम बोलते हैं, वो रोजमरोज की जिंदगी में छोटी छोटी मात्रा में हमारी बॉडी में इकट्ठे होते जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस केमिकल हमारा जो ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस है वो बहुत ही बिगड़ने लगा है, जिसकी वजह से फीमेल्स की साइकिल्स इरेगुलर होने लगी है, उनकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, उनको ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, थायराइड और इनफर्टिलिटी के शिकार हो रहे हैं। और यही मेन में
इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी और स्पर्म के जेनेटिक्स पे अटैक कर रहे हैं, और इन सारी वजह से हमारे इनफर्टिलिटी रेट्स बढ़ रहे हैं। एक और मैं केस का एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पास एक कपल आया, हेल्दी कपल, 30 इयर्स के आसपास, शादी को 5 से 6 साल हो गए थे। हस्बैंड को देखे तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, 6 फुट हाइट, एक्सट्रीमली हेल्दी, गोज टू द जिम एवरी डे, runs around 30 to 40 minutes every day. Wife extremely healthy, proper looking, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। 5 years they have been trying. हमने उनके बेसिक टेस्ट कराने शुरू किए। बेसिक टेस्ट कराने पे पता चला कि वाइफ के सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, बट मेल का सीमन एनालिसिस में स्पर्म काउंट 0 है। जब उस इंसान को मैंने बुला के बताया कि ये आपकी रिपोर्ट है, आपकी स्पर्म काउंट 0 आया है, तो इट इज इम्पॉसिबल कि आपको नेचुरली प्रेगनेंसी रुकेगी। ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव। ही सेड, हाउ इज इट पॉसिबल? आई हैव बीन दी हेल्दीएस्ट माई होल लाइफ, मेरी फैमिली में किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम रिपोर्ट में है। हमने बोला ठीक है, लेट्स डू अ रिपोर्ट अगेन। उनका रिपोर्ट वापस करवाया, वापस स्पर्म काउंट 0 आया। ही सेड, मैं बाहर एक जगह रिपोर्ट करा के आता हूं। हमने बोला ठीक है, वो बाहर रिपोर्ट करा के आया, वापस स्पर्म काउंट 0 आया। ही वांटेड टू नो कि मेरा स्पर्म काउंट 0 हुआ ही क्यों। तो हमने बोला ओके, चलो हार्मोन टेस्ट करते हैं, कुछ जेनेटिक टेस्ट करते हैं, शायद पता चले कि क्या रीजन है, या तो ब्लॉक हो सकता है। जब हमने उनके हार्मोन्स कराए तो उसका टेस्टोस्टेरोन क्रेजी हाई आया। तो हमने उनसे पूछा कि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है, दिस कुड बी द रीजन कि शायद आपका सीमेन काउंट 0 हो रहा है। ही गॉट ऑफेंडेड। ही वाज लाइक, टेस्टोस्टेरोन हाई होना एक मैस्कुलिनिटी, पुरुषार्थ की निशानी है। मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई होना मतलब आई एम वेरी हेल्दी। हाउ कैन यू से कि उसकी वजह से स्पर्म काउंट 0 है? बट एज अ डॉक्टर, वो हार्मोन टेस्ट देख के मुझे पता चल गया था कि ये इंसान ने कहीं ना कहीं इतने सालों में, because he had become so addicted to gymming, would have taken some form of anabolic steroids. We asked the wife to leave the room, उसको काम डाउन किया और धीरे से उसको समझाया कि देखिए, इट्स ग्रेट दैट यू आर हेल्दी, हैज, बट क्या अभी आपने कभी भी इतने सालों में जिमिंग में टेस्टोस्टेरोन के कभी इंजेक्शंस लिए हैं? फाइनली ही अग्रीड कि यस, मेरी मसल्स और एप्स के लिए मैंने 6 महीने तक टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लिए थे। अनफॉर्चुनेटली, because of over supplementing with all these artificial protein powders and testosterone injections, उसकी बॉडी ने स्पर्म काउंट 0 कर दिया था। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फर्टिलिटी का। अभी जब फर्टिलिटी की बात आती है, ट्रीटमेंट कभी ना कभी मेडिकल के साथ साथ बहुत डिफिकल्ट होती है, इमोशनल जर्नी और फाइनेंशियल जर्नी में भी। फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट आइडियली 3 टाइप की ही होती है। एक होती है जब उनको दवाई दे के उनकी बॉडी या हार्मोन के सिस्टम को नेचुरल कीजिए और उनको एक ट्राई दीजिए 3 to 6 मंथ्स का कि शायद वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाए। सेकेंड होता है आईयूआई करना या आईवीएफ करना। आईयूआई या आईवीएफ यानी कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आईयूआई में वो कपल्स जो रिलेशन नहीं रख सकते, हस्बैंड को इरेक्शन का प्रॉब्लम है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, वाइफ जिनको वैजिनिस्मस है, यानी कि रिलेशन के वक्त वो अपना पैर का पेल्विस और वजाइनल पार्ट इतना टाइटली बंद कर देते हैं कि वो कभी इंटरकॉर्स ही नहीं कर पाते। इन सब लोगों के लिए आईयूआई कभी ना कभी हेल्प कर सकता है। आईयूआई का सक्सेस रेट अनफॉर्चुनेटली हर महीने 12 to 15% से ज्यादा नहीं होता। फिर होता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या जिसे हम इक्सी भी बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं कि आईवीएफ एक लव मैरिज की तरह है, जिसमें फीमेल एग को हजारों स्पर्म के बीच में रखा जाता है और वो अपना एक आइडियल स्पर्म कैंडिडेट ढूंढ के बच्चा बनाते हैं। इक्सी एक अरेंज मैरिज की तरह है, जहां पे एक एग और एक स्पर्म को पकड़ के
उनको कंबाइन करके बच्चा बनाया जाता है। ये टेक्निक उन लोगों में काम आती है जिनके एग क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है, जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम हो चुके हैं, जिनकी फीमेल्स में सिवियर एंडोमेट्रियोसिस, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, या और मेजर हार्मोनल इश्यूज और एज रिलेटेड इश्यूज है। और थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होती है जहां पे आपको शायद डोनर एग या डोनर स्पर्म की जरूरत पड़े या डोनर यूट्रस की जरूरत पड़े, जिसको हम सरोगेसी बोलते हैं। डोनर एग यानी कि आपके एग्स जीरो हो चुके हैं और आपको प्रेगनेंसी के लिए एक थर्ड फीमेल का एग लेके हस्बैंड का स्पर्म मिला के बच्चा करके प्रेगनेंसी रुकती है। और सरोगेसी यानी कि आप ही का एग और आप ही का स्पर्म मिला के एक बच्चा बनाया गया और वो एक तीसरी फीमेल के यूट्रस में डाला गया। इस फीमेल को हम सरोगेट बोलते हैं। ये फीमेल 9 महीना आपके लिए बच्चा कैरी करती है और डिलीवर करने के बाद बायोलॉजिकली वो बच्चा आपका होता है और आप उसको घर ले जाते हैं। इनफर्टिलिटी इज ए ट्रीटमेंट दैट रिक्वायर्स केस बेस्ड अप्रोच। आपका प्रॉब्लम क्या है और उस डायरेक्शन में आपका सॉल्यूशन क्या है। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट से बचने के लिए अभी बहुत सारी यंग लड़कियां जो डिलेड मैरिजेस करना चाहती है या जो डिवोर्स्ड है और अभी मैरिज का सोच नहीं रही है, या जो मैरिड है बट करियर में आगे बढ़ना चाहती है और करंट सिचुएशन में प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती बट टाइम आने पे डेफिनेटली मदरहुड एंजॉय करना चाहते हैं, वो एग फ्रीजिंग कराते हैं। एग फ्रीजिंग यानी कि आप अपने एग्स यंग एज में निकाल के फ्रीज कर दे, ताकि अगर मान लो आपने 25 इयर्स पे फ्रीज किए हैं तो आप 35 इयर्स पे जब डिसाइड करें कि मुझे प्रेग्नेंट बनना है, यू विल स्टिल हैव गुड एग्स एंड गुड स्पर्म्स। तो इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज, बट उसके साथ साथ सॉल्यूशन और साइंस भी आगे बढ़ रहा है। मेक श्योर आप इनफर्टिलिटी से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। 1. वर्कआउट एवरी डे। टेक केयर ऑफ व्हाट यू ईट। रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, sugar. 4th, use as much less plastic as possible. 5th, make sure you make right choices in terms of what makeup you use, what shampoo you use, what products you use. And in the end, also make sure कि आप एक regular fertility health checkup कराए once you cross 20-25 years and are not thinking to get married or not thinking to become a parent. As I said starting में ही कि infertility या reproductive health सिर्फ बच्चे से related नहीं है, ये एक ओवरऑल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी ओवरीज और टेस्टिस ने काम करना बंद कर दिया, उसके साथ साथ आपकी सारी बॉडी का फंक्शनिंग बिगड़ जाता है। सो मेक श्योर यू मेक द राइट चॉइसेस एंड टेक योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सीरियसली।